एक्सप्रेस भी चला सकते हैं अपने साथ साथ। जल्दी शुरू आपके इलाके उसके बाद आएंगे यूनिवर्सिटी में आएंगे आगे सरकार उसके बाद आएंगे उसके बाद में केवल 20% इतने 20% लोग उसके बाद आएंगे जुड़े हुए इसको सब जोड़ा जाए 100% लोग जोड़ा जाए ये हमारी बात। धन्यवाद। तो आपने जो है कि कमल भाई को सुना, उन्होंने बहुत विस्तार से बहुत सारी बातों को रखा। हम एक हैं, हम एक हैं। ऐसी बहुत दिन से जो है शांत है, थोड़ा हिलानी जरूरी है ना। तब प्रशासन तक बात जाके भी मैं परसों जो हूँ 17 तारीख को पौड़ी गया, वहाँ के लोगों ने बुलाया कि मठ में क्या हो रहा है, पहाड़ में क्या हो रहा है, कैसा विकास हो रहा है, इस पर आकर के आप अपनी बात रखें। वहाँ जब पौड़ी में अपनी बात शुरू कर रहा था तो वहाँ हॉल में बात हो रही थी, उन्होंने माइक मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने कहा माइक की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है पिछले 2 साल से हम चिल्ला रहे हैं और क्योंकि हम जो है बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं और वहाँ देहरादून जो है जोशीमठ से 300 किलोमीटर, तो हमको अपनी आवाज यहाँ से देहरादून तक पहुँचानी पड़ती है, बहुत चिल्लाना पड़ता है, तो हमको आदत पड़ रही है, इसलिए बिना माइक के मैं बोलूंगा। इसलिए जो है हमको जोर से बोलने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो सरकार है, जो प्रशासन है, उसके कान जो है छोटी आवाज से सुनते नहीं। जोर से जब आप बोलते हैं तो वहाँ सुनवाई होती है, सुनाई देता है। और पिछले 2-3 महीने में आपने देखा कि 3 महीने से तो बिल्कुल यहाँ जैसे जो है रात पड़ी, कुछ नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई बातचीत नहीं, कोई कार्यवाही नहीं, कोई कागज नहीं, कोई पत्र नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तो सब आप देख 8 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री यहाँ आए, उन्होंने कहा हमने आपकी सारी बात मान ली, सब चीज पर सहमति है। हमने कहा ठीक है भाई, जब प्रदेश का जो मुखिया है, जिसको लोगों ने चुना, जो मुख्यमंत्री बने हैं, जब वो आपकी ये कह रहा है कि सारी बात आपकी मान ली गई, सारी बातों पर सहमति है, तो रणनीति क्या बात, सहमति हो गई। लेकिन उसके बाद भी हमने कहा कि हमको लिखित में आश्वासन चाहिए और उनके प्रतिनिधि जो यहाँ जिलाधिकारी हैं, उन्होंने जो है जिलाधिकारी को फोन किया, भाई ये कह रहे हैं कि सहमति चाहिए, लिखित में चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि लिख करके दे दो और आप सब यहाँ मौजूद थे, उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उनके आश्वासन को मैं लिखित में दोहराते हैं और उसके बाद हमने अपना धरना 20 अप्रैल को स्थगित किया, खत्म नहीं किया। और खत्म क्यों नहीं किया, हमने कहा कि जब तक हमारी बात पूरी नहीं होती, जब तक जोशीमठ के एक आदमी के साथ न्याय नहीं हो जाता, तब तक हम आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे, ये हमने कहा। और उसके बाद क्या हुआ, फिर मई का महीना आया और फिर 22-21 मई को हम लोग यहाँ बैठे सरकार को याद दिलाने को। फिर जून का महीना आया, जून में हम 19-20 तारीख को यहाँ बैठे सरकार को याद दिलाने के लिए। जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, केवल अक्टूबर नवंबर में ऐसी स्थिति बनी, लगातार जो है मुझे इधर जाना पड़ा। लेकिन मेरे एक साथी हैं जो यहाँ हमारे आंदोलन में साथ थे, इंद्रेश मैथुरी, तो बीच में क्या हुआ कि हमको दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है JNU, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वहाँ के छात्रों ने हमको बुलाया, भाई जोशीमठ में क्या हो रहा है, पहाड़ में क्या हो रहा है, कहीं सुरंग बन रही है 111 में, वहाँ मजदूर फंस जा रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब पर बात करने के लिए आप हमारे विश्वविद्यालय में आइए और अपनी बात रखिए। तो हम JNU में जा रहे थे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अपनी बात रखने के लिए, तब मैंने इंद्रेश से कहा यार देखो पिछले 3 महीने से ऐसा हो रहा है कि मैं जोशीमठ में टिक ही नहीं पा रहा हूँ, 4-5 दिन रहता हूँ तब तक दिल्ली से कोई बुला लेता है, कुछ दिन रहता हूँ फिर कोई राजस्थान से बुलाता है, कुछ दिन रहता हूँ फिर बंगाल से फोन आता है, फिर कुछ दिन रहता हूँ तो पौड़ी जाना पड़ रहा है, श्रीनगर, देहरादून, और सब जगह लोग जो है जो
जोशीमठ की बात सुनना चाहते हैं हमसे। पर्यावरण का नुकसान जो हो रहा है पहाड़ को, उसके बारे में हमसे सुनना चाहते हैं। इंद्रेश ने कहा, भाई साहब पहले आपने क्या किया, जोशीमठ को पूरे देश दुनिया में पहुंचा दिया, और अब पूरा देश दुनिया जो है, पूरा जोशीमठ आपको देश दुनिया में पहुंचा रहा है। आपने जोशीमठ को पहुंचाया, अब जोशीमठ आपको देश दुनिया में ले जा रहा है। तो ये उस आंदोलन की बदौलत है, जो आंदोलन आप लोगों ने यहाँ किया। न सिर्फ जोशीमठ की आवाज आप लोगों ने उठाई, न सिर्फ जोशीमठ की बात की, राज्य में पहाड़ी क्षेत्र में जो विकास के कारण विनाश हो रहा है, उसके कारण लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसके कारण लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, वो सब सवाल आपने उठाया। और वो सवाल जो है न सिर्फ इस देश के कोने कोने में, नीचे केरल से लेकर के, तमिलनाडु से लेकर के और कश्मीर तक, और वहाँ पूर्वोत्तर भारत है हमारा, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, और न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में जो है लोगों ने आपकी आवाज को सुना, आपकी बात को सुना। फ्रांस के टीवी में, जर्मन के टीवी में, अमेरिका के टीवी में, सब जगह आपकी खबर आ रही है, लगातार आती है। और हो सकता है कि हमने यहाँ धरना न किया हो 2 महीने, हो सकता है कि हम यहाँ न बैठे हों, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी के पर्दे पर लगातार समाचारों में, बाकी जगह दुनिया भर में जहाँ जहाँ मैं गया, चाहे वो दिल्ली गया, चाहे मैं बंगाल बुलाया गया, चाहे मुझे राजस्थान बुलाया गया, चाहे मुझे मध्य प्रदेश बुलाया गया, जहाँ जहाँ मैं गया, अभी परसों पौड़ी में गया, वहाँ वहाँ हमने जोशीमठ की बात, यहाँ के प्रभावित की बात, यहाँ के लोगों के सवाल हमने रखा। बल्कि एक घटना तो ऐसी हुई जिस समय उस चारा वाला मामला चल रहा था, जहाँ की जो है सुरंग में 42 लोग फंस गए। वहाँ की बात जब हम लोगों ने उठाई, एक दिन क्या हुआ, एक चैनल है CNN, अंग्रेजी का चैनल है, उस पर मैंने कहा कि भाई देखिए आप सब बात कर रहे हैं सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, उसमें जो है तो टीवी में नहीं होता, बहस रहती है रात 9 बजे, उसमें एक भाजपा वाला बैठा रहता है, एक कांग्रेस वाला, एक फलाने वाला। मैंने कहा आप बहस कर रहे हैं और ये भाई साहब कह रहे हैं सब कुछ हो गया जोशीमठ में। अरे मैं तो जोशीमठ में बैठा हूँ, यही रहता हूँ, कुछ नहीं हुआ है जमीन पर, और अभी तक तो सरकार ने कहा कि भाई इतना करोड़ रुपया दे दिया, वो भी नहीं आया। और उसके दूसरे दिन जो है अखबार में खबर आ गई कि सरकार ने वो जो पैसा है लगभग 1400-1500 करोड़ रुपया वो जारी कर दिया है। बल्कि परसों हम लोग यहाँ आए थे ज्ञापन देने के लिए, ये जो ट्रॉली के मामले में जो रुका हुआ है, तो हमको यही प्रशासन के लोगों ने बताया कि वो जो पैसा है वो सरकार के खाते में आ गया। अब जो है वो सरकार के पास पैसा आ चुका है, लगभग 10,000-100 करोड़ या 1,000 करोड़ रुपया जो है केंद्र सरकार ने दे दिए, 300-400 करोड़ रुपया राज्य सरकार, और जो आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग है उसका पैसा लगभग मिला करके 1500-1600 करोड़ रुपया वो आ चुका है जोशीमठ पर खर्च होने के लिए। तो मैंने कहा खर्च क्यों नहीं हो रहा है? तो अभी एक पत्रकार मुझसे पूछ रही जो अंग्रेजी अखबार कि आपके यहाँ तो पैसा आ चुका है। सब पत्रकार जो ये फोन कर रहा कि पैसा आ चुका है जोशीमठ। हर तीसरे दिन आप अखबार में देखिए, अमर उजाला में परसों आज से 2 दिन पहले मैंने पढ़ा इतना रुपया जारी हो गया, उससे 2 दिन पहले एक अखबार में आया कि इतना रुपया जारी हो गया, 15 दिन पहले अखबार वाले कह रहे थे इतना रुपया जारी हो गया। हर हफ्ते अखबार में जो खबर आती है कि जोशीमठ में इतना पैसा जारी हो गया। उस पत्रकार ने पूछा कि आपको इतना पैसा आपके यहाँ आ गया है? मैंने कहा देखो ऐसा है, मैं सबको जो भी मुझसे पूछ रहा है, जो टीवी वाला पत्रकार पूछ रहा है, मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ। मैंने परसों वहाँ पौड़ी में भी एक को सुनाई, पत्रकार वहाँ है वो पूछ रहे थे, उनको भी सुनाया। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, बचपन में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, एक कहानी हम लोगों ने पढ़ी किताब में। कहानी क्या थी? एक आदमी जो है मकान मालिक के यहाँ कोई किराएदार रहता था, तो मकान मालिक जो है नीचे की मंजिल, ऊपर की मंजिल में, और किराएदार नीचे की मंजिल में रहता था। जो किराएदार था उसको मछली खाने का शौक था, मछली खाता था, मच्छी। अब रोज वो मच्छी खाए और उसकी जो खुशबू है, जो मच्छी बनती है उसकी खुशबू जाती दूर तक, मकान मालिक का कुछ खुशबू जाए, रोज मकान मालिक खुशबू ले उसकी, और नीचे जो है किराएदार मच्छी बनाए। एक दिन जो है मकान मालिक ने कहा अरे आप रोज मच्छी बनाते हो, रोज उसकी खुशबू आती है, बड़ा
अच्छा लगता है। उस किराएदार ने कहा कि भाई पिछले 3 महीने से मैं मच्छी बना रहा हूँ, तो वो खुशबू ले रहा है और उसका पैसा निकाल। तो ने खुशबू ली है मच्छी की, तो उसका पैसा दे। उसने कहा कि बैठ, किराएदार को बैठ, मैं पैसे लाता हूँ अंदर से। और वो अंदर के कमरे में गया, वहाँ उसने जो है सिक्के गिनने शुरू किए। वहीं 2 रुपए 2 रुपए 4 रुपए के सिक्के, वो सिक्के गिनता गया, 1 2 3 4, वहाँ सिक्के की गिनने की आवाज आ रही, छन 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 बज रहे सिक्के। वो बाहर आया, उसका हो गया तेरा हिसाब जा। कहाँ हिसाब हुआ, तुमने पैसा तो किया नहीं, तुमने सिक्के की आवाज नहीं सुनी, अंदर छन छन आ रही थी नहीं आ रही थी। उसने कहा इससे क्या हुआ, उसने कहा मैंने तेरी मच्छी थोड़ी खाई, मैंने भी तो खुशबू ली और तूने भी आवाज सुन, बात बराबर। ऐसे ही जो है सरकार की तरफ से रोज हो रहा है सिक्के की आवाज, छन छन हमको सुनाई दे रही है, इतना करोड़ जारी हो गया, इतना वहां से आ गया, इतना अब मिल कुछ नहीं रहा है, हमारे हिस्से में पहले सुनाई तो दे रहा है, अखबार में तो रोज आ रहा है, इतना करोड़ रुपया मिली है, हमारे पास कहाँ आ रहा है, जोशीमठ में कहाँ खर्च हो रहा है, अभी तक खर्च नहीं हुआ। बल्कि 2 महीना पहले अक्टूबर के महीने में जो पैसे पहली बार जारी हुई, तो मैंने फेसबुक पर लिखा, भाई लोगों जो भी आप बैंक वाले हो वो जरा मुझे बताएं कि ये जो 1600 करोड़ रुपए हैं, इससे एक दिन कितना ब्याज लगता होगा, और जो है ये पैसा दुगना कब तक हो जाएगा, क्योंकि सरकार तो दुगना करने के चक्कर में बैठी हुई है, खर्च करने के चक्कर में तो है ही नहीं, खर्च तो कर ही नहीं रहे हैं। तो क्या सरकार ये चाहती है कि जो पैसा आया है कि हम दुगना करें तो ब्याज खाएं, ब्याज ही लग रहा है उसमें, वो हमारे काम को आ नहीं रहा। जोशीमठ में धसाव हुआ, जो दरार आई, जो नुकसान हुआ, उसके बारे में कहा गया कि इसका स्थिरीकरण होना चाहिए। किसने किया जाएगा, हमने किया, ऐसा करना चाहिए, ऐसी दीवार बननी चाहिए, ऐसी नालियां बननी चाहिए, ऐसी सुरक्षा दीवार बनाओ नीचे मारवाड़ी में, ऐसी सुरक्षा दीवार बनाओ वहाँ सिंधार में, ऐसा करो। उन्होंने कहा करेंगे, उसके लिए पैसा आ गया, कहाँ बन रहा है, कहाँ काम हो रहा है, कहाँ सीवेज लाइन बनी, कहाँ नाली बनी, कुछ नहीं हो रहा। रोज जो है वो क्षेत्र में आ जा रहे, रोज टेस्टिंग चल रही। इससे पहले हम लोगों ने देखा, जिसकी याद कमल रतूड़ी जी जला रहे थे, कि नवंबर 2021 में हम लोगों ने पहला प्रदर्शन किया और उसमें हमने मांग की, ए दीदी थोड़ी और सुन पहले, अभी हमारी बात चल रही, तुम्हारे काम की बात है ना, मतलब बताओगे क्या वहाँ क्या सुना तुमने। तो नवंबर 2021 में जब हमने पहला प्रदर्शन किया, क्या मांग की उसने, ये मांग की जोशीमठ का व्यापक सर्वेक्षण हो, और उसके बाद लगातार हमने मांग करते रहे, नहीं हुआ, फिर हमने कराया, फिर सरकार की टीम आई, और जनवरी के महीने में आपने देखा कि केंद्र सरकार ने 8 टीम भेजी, 8 अलग अलग विभाग की। अगर आप आपस में बात करते रहोगे मेरी सब पर नजर रहेगी, मत करो, तो जो है 8 संस्थाएं आई, और उन 8 संस्थाओं ने अध्ययन किया, उन्होंने कहीं जमीन खोजी, कहीं छेद किया, कहीं आसमान से देखा, कहीं पानी से देखा, कहीं इधर से देखा, कहीं उधर से देखा, और उसके बाद अध्ययन कर दिया। और वो अध्ययन कर तो दिया, लेकिन हमको पता नहीं क्या हुआ उसको। हम पूछते रहे रोज रिपोर्ट जारी करो, बताओ कहा क्या है, क्या हुआ है जोशीमठ में, क्यों हुआ जोशीमठ में, दरार क्यों आई, बताओ तो सही। वो रिपोर्ट जारी नहीं हुई। उसके बाद 8 महीने के बाद जनवरी में अध्ययन हो गया, फरवरी में रिपोर्ट जमा हो गई। उसके बाद जो है जब हाई कोर्ट ने डांट लगाई, हाई कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक करो, तब वो रिपोर्ट आई। और हमने कहा हो सकता है उस रिपोर्ट में अनूठी बात कही गई होगी, कोई नई बात उसमें होगी, लेकिन आप लोगों ने देखा वो जब रिपोर्ट आई तो वैसे ही हुआ कि जैसे गोदा पहाड़ और निकली चूहिया, कुछ नहीं उस रिपोर्ट, कोई नई बात नहीं, केवल 2 बातें उन्होंने कही, वो भी किसलिए, एनटीपीसी बच जाए, एनटीपीसी कोई गलती नहीं है, ये बताने के लिए उन्होंने 2 बातें कही। एक बात क्या कही कि ये जो सुरंग है जोशीमठ 1 किलोमीटर दूर है, जैसे कि पता नहीं 1 किलोमीटर दूर होने से सारा फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 किलोमीटर दूर हो 3 किलोमीटर दूर हो, फर्क उसी से पड़ा है, क्योंकि जब जमीन के नीचे जो है 1 किलोमीटर की दूरी कोई मायने नहीं रखती। सारे लोग भूवैज्ञानिक इस बात को जानते हैं, जितने पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि जमीन के नीचे 1 किलोमीटर की दूरी कोई मायने नहीं रखती। दूसरी बात उन्होंने कही, वो जो पानी आया
2 जनवरी की रात आया ना पानी नीचे मारवाड़ी में जो आया, वो पानी जो है वो कह रहे हैं कि हमने उस पानी का मिलान किया। कैसे मिलान किया कि हमने जो है एक पानी वहां से लिया जो जेपी कंपनी से आ रहा था, और दूसरा पानी कहां से लिया, वो जो एनटीपीसी की जहां परियोजना बन रही तपोवन में वहां से लिया। ठीक है, और पानी हमने कहां से लिया, हमने वो जो हमारे स्रोत है गलेरे हैं उनका पानी लिया, और हमने देखा ये जो जेपी कंपनी से पानी निकला है ये वहां के सैंपल से मैच नहीं कर रहा है, यानी पानी अलग है वो पानी अलग है, इसलिए एनटीपीसी की कोई गलती नहीं। ठीक है, अब इसमें देखिए आप जो पानी वहां से निकला हमने क्या कहा, कौन सा पानी है, हमने कहा ये वो पानी है जो सन 2021 में फरवरी महीने में 7 तारीख को जो पानी रेडी से चला तपोवन की सुरंग में घुसा वो पानी निकला है। कब निकला पानी, फरवरी के महीने में 2021। और ये जो पानी का सैंपल तुमने तपोवन से लिया कब लिया, 2023 में जनवरी के महीने में। 2 साल में वो पानी सब बह करके नीचे चला गया, तो सैंपल मैच करेगा कैसे, बिल्कुल नहीं करेगा। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जो पानी जेपी कंपनी के नीचे से निकला, ये पानी कौन सा पानी है, वो कह रहे हैं पानी बरसात का पानी, बर्फ का पानी, जो वहाँ कहीं खड़ोले में जमा हो गया, कहीं गड्ढे में जमा हो गया, जो कैविटी बनी है जमीन के नीचे वहाँ जमा हुआ पानी निकला है। और पानी कितने दिन निकला हो, जनवरी 2 तारीख से लेकर फरवरी 14 तारीख तक, यानी लगभग 17-18 दिन में पानी खाली हो गया। तो हमने कहा कि अगर ये पानी कहीं जमा पानी था, बरसात का पानी था, तो बरसात जुलाई अगस्त में भी आई थी, बर्फ फिर पड़ा, फिर पानी आया, फिर क्यों नहीं आ रहा वो पानी, वो रिचार्ज होना चाहिए उसको। इस तरह से सारी रिपोर्ट का लपोलुआ देखा, एनटीपीसी को क्लीन चिट देनी है, एनटीपीसी को बरी कर देना है, उस रिपोर्ट का और कोई मतलब नहीं था। वो 8 संस्थाओं की रिपोर्ट में इसके अलावा कोई नई बात नहीं थी, सारे पुराने अध्ययन है, सारी पुरानी बातें हैं, और सारी जिम्मेदारी लोगों पर डाल दी कि नाली नहीं है, फलाना नहीं है, लोगों ने मकान बना दिया, ये कर दिया, बहुत मकान बन गया इसलिए हुआ, इसलिए नहीं हुआ। बहुत मकान पौड़ी में भी बने, बहुत मकान गोपेश्वर आप देखिए, आज से 20 साल पहले का गोपेश्वर आज का गोपेश्वर देखिए, वहां तो नहीं आई, लोगों के घर में दरा। इसलिए जो है जहां जहां सुरंगें बन रही हैं, अभी आप देखो रेलवे की सुरंग आ रही है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, जहां जहां से सुरंग गुजर रही है, चाहे वो मरोड़ा हो रुद्रप्रयाग में, चाहे वो जो है ब्यासी के ऊपर के गांव हो, चाहे वो शिवपुरी के बगल अगल के गांव हो, चाहे यहाँ देवप्रयाग के गांव हो, श्रीनगर में स्वीट एक जगह है, गांव में स्वीट, श्रीनगर की इधर को, वहाँ स्वीट में लोगों के घरों में दरा रही कि वहाँ सुरंग बन रही है, जहाँ जहाँ सुरंग बन रही है, विस्फोट करके सुरंग बन रही है, वहाँ वहाँ ऐसी आपदा आ रही है, वहाँ वहाँ लोगों के घरों में मकानों में दरारें आ रही है, वहाँ वहाँ लोगों का पानी जो है जमीन का वो नीचे छील रहा है, नीचे चला जा रहा है। इसलिए हमने कहा जो छो रहा है अगर उसका कोई जिम्मेदार है, एक बात जिसकी जिम्मेदारी है वो एनटीपीसी की कंपनी है, और एनटीपीसी पर इसकी जिम्मेदारी आयत होनी चाहिए। और ये मांग हमने खत्म नहीं की अभी, जो एनटीपीसी पर इसकी जिम्मेदारी हो, और क्योंकि जोशीमठ को नुकसान पहुंचाने में एनटीपीसी की जिम्मेदारी है, इसलिए उन पर जुर्माना लगे, 20,000 करोड़ का जुर्माना लगे। ये हमारी मांग है जो रहेगी, और यहाँ नहीं मानेगी सरकार, केंद्र की सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, वहाँ कहेंगे इन पर जुर्माना लगे, क्योंकि ये केवल इकलौती बात नहीं है, केवल हम यहाँ पर अनोखी बात कर रहे हो। सारे देश में जहाँ जहाँ कंपनियां किसी गाँव का, किसी इलाके का नुकसान, अभी नहीं लगाया, अभी हमें तहसील में थोड़ी देर में जाके तब बता, जैसे लगाऊंगा आपको फोन करूंगा। जुर्माना लगा है कोयले के मामले में एक दूसरी जगह पर, ये सब चलो मैं अभी आके बताता हूँ, थोड़ा मीटिंग में हूँ। पक्का अभी जो है 150 परिवार ऐसे हैं जिनका जो है कुछ नहीं मिला, जिनका घर क्या है, राजीव आवास वाला है, प्रधानमंत्री आवास वाला है। यहाँ से कहा गया हमने चिट्ठी पत्री कर रखी, ऊपर चिट्ठी भेज दी, करना क्या है, अरे हमने कहा क्या करना है, जो आपने एक के साथ किया वो सबके साथ करो। जैसे आपने राजीव आवास में एक व्यक्ति को जो है पूरा पैसा दिया, वैसे सबको दो, क्योंकि जो राजीव आवास में प्रधानमंत्री आवास 4-5 लाख रुपया मिला, 4-5 लाख रुपए मकान बन रहा है, नहीं बन, 4-5 लाख रुपए में कोई घर नहीं बनता। लोग 2-3 कमरे के घर खड़े किए, कहाँ से किए, लोगों ने अपनी मेहनत से अपना पैसा उसमें लगाया, अपना
बजरी बजरी कहीं से अपनी पीठ पर ढोकर के लाए तब बनाया, इसलिए उनको उसका पूरा पैसा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो दूसरी जगह जाएगा कैसे बनाएगा मकान? इसलिए जो व्यवहार आप बाकी उनके साथ कर रहे हो वो उनके साथ करना चाहिए। तो 3, 4, 8 महीने हो गए, अभी तक उनका पैसा नहीं मिला, चिट्ठी पत्री चली रही है। ऐसे ही जो है 150 घर ऐसे हैं, बल्कि ज्यादा हो सकते हैं, जिन घरों में बाद में जो है ज्यादा दरार आ गई। जब उन्होंने पहला सर्वे किया उसमें वो पीला वाला लगाया नहीं लगाया सब जगह नीला पीला, जिसने कहा कि इसके द्वारा फर्दर असेसमेंट होना है, यानी कि दोबारा इनकी जांच की जाएगी। बहुत सारे घर हैं जिनमें दोबारा दरार आई, लक्ष्मी कई जगह जगह इन्होंने सर्वे किया, हमारे पास वो रजिस्टर में लिखा हुआ है, हमारे पास पूरा रजिस्टर में सर हमने यहाँ किया, एसडीएम को लिया, डीएम को लिया, सरकार को भेजा, भाई ये नए घरों में दरार आ गई। अभी परसों कुछ दिन पहले मुझे रविग्राम से किसी का फोन आया और उसने कहा भाई साहब हमारे बगल में घर राणा जी का पेमेंट हो गया और हमारा नहीं हुआ और हमारे यहाँ की इतनी दरार और बढ़ गई है। मैंने कहा सर्वे होना तो नहीं हुआ है। तो सितंबर महीने में उन्होंने कहा कि सर्वे की टीम आ रही है, CBRI आ रही है, फिर अक्टूबर में आ रही है, नवंबर में आ रही है, दिसंबर में आ रही है, 6 महीना हो गया टीम अभी तक नहीं पहुंची। तो जब वो नया सर्वे नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा लोगों को? तो 150 से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनकी नई दरारें हैं, उनका पेमेंट होना है, उनका सर्वे होना वो अभी तक नहीं हुआ। और बाकी जो काम होने लोगों के मुआवजे की बात कमलनाथ जी कर रहे थे, हम लोगों की मांग थी कि जिसका जितना नुकसान हुआ, यानी कोई झाड़ी वाला है, कोई घास वाला है, दूध वाला है, सबका नुकसान हुआ, सबका पैसा मिलना चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अभी कुछ दिन पहले फॉर्म निकाला, व्यापारियों से कहा कि जिस व्यापार में जहाँ दुकान का नुकसान हुआ वो अपना फॉर्म भर कर दे दीजिए, तब हमको 2 लाख रुपए मिलना चाहिए। तो फॉर्म भर कर लोगों ने जमा कर दिया, उनका पैसा नहीं मिला। बाकी चीजों के लिए एक विकल्प का फॉर्म निकाला गया, उस फॉर्म में कहा आप बताओ आपको कहाँ बसना, आप बाहर जाना चाहते हैं तो उसी मठ में रहना चाहते हैं। अरे इसका मतलब क्या है? मैं तुम बाहर जाना चाहता हूँ, तहसील में बाहर कई जगह है, कहीं सरकार ने भूमि दी, कहीं अधिग्रहण किया नहीं किया, कभी कह रहे हैं चर्चा से आएगी, कहाँ है जगह? क्यों जाएंगे हमको? तुम खा जाओ। जब हमसे आपने पूछा दोषी मिनट बचाओ संघर्ष समिति से खा ले। आपके पास कोई विकल्प है? हमने कहा है, पर हमने जगह बताई आपको। हमने कहा भाई 350-400 नाली भूमि वहाँ है, हमने कहा 500 नाली भूमि वहाँ है, गैस गोडाउन के पीछे जगह है, फल संरक्षण में जगह है, हमने तो बताया आपको। आपने उसकी जांच की, जियोलॉजिकल जांच की, भू सर्वेक्षण वाले आए और उन्होंने जांच की उन जगहों की जो जगह हमने बताई थी और पाया गया कि वो जगह सुरक्षित है, वहाँ लोगों को बसाया जा सकता है। तब आप वहाँ बचत क्यों भाग रहे हैं? तब आप यहाँ विकल्प क्यों जा रहे हैं? कल ढाक क्यों बता रहे हो? क्या तुमने वहाँ जगह ले ली? नहीं। फिर कहा जा रहा है, तो फॉर्म में लिखा हुआ है कि क्या आप बना बनाया मकान देना चाहते हो कि नहीं? अच्छा ठीक है, मैं कहता हूँ बना बनाया मकान दे दो मुझे। कहाँ पे बना हुआ है? कहीं बना रखा है तुमने मकान? नहीं बना हुआ है। मैं लिखूंगा कि मैं चाहता हूँ तो कहेंगे जमीन खरीदेंगे, तब कहीं भवन बनेगा, सालों की बात होगी, कई साल लग जाएंगे, तब तक मैं कहाँ जाऊंगा? और जहाँ मैं रह रहा हूँ आप मुझे रहने नहीं दे रहे हो, कभी कह रहे हो यहाँ बिजली काटते, कभी कहते पानी काट देते हैं, कभी कह रहे हो तुम यहाँ से भगाते हैं। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सिंघारपुरा खाली करना पड़ेगा, कभी कह रहे हो रविग्राम खाली करना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे लोग? कोई विकल्प है? 8 महीना हो गया, आपने कोई विकल्प नहीं दिया, कहीं कुछ नहीं किया, जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं है, इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है। इसके अलावा जनवरी के महीने में जब आपदा प्रबंधन के सचिव यहाँ आए, जब यहाँ डीएम लगातार बैठ रहे थे, जब मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे थे, हमने उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए, विस्थापन पुनर्वासी विस्तृत नीति बनाओ, नीति बनाओ जैसे भारत सरकार की नीति 2007 सरकार की नीति बनी हुई। हाँ, ये रिकॉर्डिंग भी है, सबसे पहले इनका मकान तोड़ा है और आज तक इनका मकान तोड़ दिया, बेघर कर दिया, सड़क पर ले आए, लेकिन उनका इंतजाम क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कोई पता नहीं। लगातार यहाँ आती रही तहसील में, लगातार बोलते रहे हम लोग, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। तो जो है ऐसे आप बहुत सारे लोगों के साथ चल रहा। तब हम लोगों ने इनसे कहा था
कि 2007 की विस्थापन पुनर्वास नीति है, उस नीति के आधार पर आप हमारे विस्थापन पुनर्वास की विस्तृत नीति बनाओ। ये सिन्हा साहब को लिख करके दिया, डीएम साहब को यहाँ बताया, यहाँ जो है मुख्यमंत्री आए उनको बताया, विस्थापन पुनर्वास की व्यापक नीति बनाई। कोई नीति अभी तक आपके पास नहीं है। जोशीमठ के लोग कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। और जो भारत सरकार की नीति है क्या है, उसमें जो है हर एक आदमी के लिए व्यवस्था है। कोई आदमी अगर गाड़ी मजदूरी वाला है उसके लिए भी उसका प्रावधान है, उसका विस्थापन कैसे होगा, उसकी नौकरी कैसे दी जाएगी। अगर कोई आदमी किराए पर रह रहा है जोशीमठ में पिछले 3 साल से, उसका क्या किया जाएगा वो भी उसमें लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि हर एक आदमी से पूछा जाएगा, माना कि जैसे ये है, इनसे पूछा जाएगा तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी गाय बच्ची है, तुम कोई काम करते हो, दिहाड़ी मजदूर हो, तो वैसा पूछ जैसा ये बताएंगे वैसा विस्थापन पुनर्वास होगा। ये उस नीति में लिखा हुआ है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, बल्कि यहाँ जो है उसके बाद उन्होंने एक टीम भेजी केंद्र सरकार ने, 40 आदमियों की टीम आ गई। कितने? 40 आदमी। उनका काम क्या था, वो पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि जो आपदा आ गई इसके बाद जो लोगों की व्यवस्था करनी है उसका सर्वे करने के लिए वो आए। उनके पास में हम गए, बैठे उनके साथ और उनको बताया कि भाई साहब आप पोस्ट डिजास्टर सर्वे करने आए हैं, उससे पहले यहाँ सामाजिक सर्वे होना था, सोशल सर्वे होना था लोगों का कि भाई लोगों की क्या जरूरत है, लोगों की क्या स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये होना था। अभी तक नहीं हुआ, उस पर कोई काम नहीं हुआ। केवल इतना भर हुआ वो जो भुवनेश्वर का आपदा विभाग है उन लोगों को फोन पर कह रहा था, हाँ जी आप जाना चाहते हैं, हाँ जी आपका क्या होगा, हाँ आपका मकान। अरे फोन पर होता है काम, आप फोन पर लोगों से पूछ रहे, और जब लोगों ने बता दिया तो आज तक पता नहीं क्या होगा। तो विस्थापन पुनर्वास को लेकर आप कोई नीति नहीं। अभी एक पत्रकार मुझे कह रही, मैं देख करके आई हूँ नीति में, यहाँ 3 पेज की नीति, वो 3 पेज में ज्यादातर में लिखा हुआ है कि जब यहाँ का सर्वे हो जाएगा, जब वो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आएगी तब ऐसा किया जाएगा, जब वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आएगी तब ऐसा। आ गई वो रिपोर्ट, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। तो ये जो चीज है, जब मैं कह रहा हूं इस ज्ञापन में भी लिखा है कि जोशीमठ इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन की गूंज पूरी देश दुनिया में सुनी गई, देश भर से यहाँ पत्रकार देखा आप लोग यहाँ थे, पत्रकारों का रेला लगा हुआ था, यहाँ पूरे देश के यहाँ पत्रकार आ रहे थे। टीवी के पर्दे पर रोज जोशीमठ डूब गया, जोशीमठ पाताल में चला गया, फलाना हो गया, रोज टीवी पर दिख रहा। और तब यह हाल है सरकार का, दुनिया भर की नजर यहाँ है। मैं आपसे कह रहा, लोग मुझे जगह जगह से हमसे बुला रहे हैं जोशीमठ में क्या हो रहा, हमसे पूछ रहे हैं, दिल्ली से लेकर के कलकत्ता से लेकर लोग जानना चाहते हैं कि जोशीमठ में क्या हो रहा है। और जब जोशीमठ में इतना हल्ला होने के बाद, इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद जब यहाँ का यह हाल है, तो आप सोचिए वो जो द्वीप में रहने वाले लोग, जो वो देवप्रयाग के ऊपर रहने वाले लोग, रुद्रप्रयाग मरोड़ा में जिन लोगों के घर में दरार आ रही होगी, टिहरी में जिनके घर में दरार आ रही होगी, कर्णप्रयाग में जिनकी दरार आ रही है, उनका क्या होगा? उनको सुनवाई नहीं होगी। क्यों? वहाँ कोई आंदोलन ही नहीं है, वहाँ कोई बोलने वाला नहीं। अभी ये पगनों वाले मेरे पास आए, कह रहे हमारा क्या होगा, हम एक दिन आए, कुछ नहीं होगा। उन पगनों वालों का अभी तो बारिश नहीं है, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम दोबारा से आएगा, पगनों पूरा रण के नीचे है, घिसट करके नीचे आने वाला है गुलाबपुरी। उनकी हालत, पूरा गाँव वहाँ खतरे में है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कैसे होगी जब हम जैसे लोग लगातार लड़े, दुनिया भर में जिनकी बात जा रही है लगातार। अभी तो शिवचारा में हो रहा था, बहुत सारे लोगों ने जब उसको देखा टीवी पर और दिख रहा था, तो वहाँ जो है कुछ लोगों ने दिल्ली में लिख दिया जोशीमठ की सुरंग में 41 आदमी फंसे। फोन करके बोला कि जोशीमठ में नहीं सुरंग, उत्तरकाशी में है वो। मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो उनकी समस्या है वो हमारी समस्या है। वहाँ जो हो रहा है कल यहाँ होने वाला है, उत्तराखंड के दूसरी जगहों पर होने वाला है, हिमालय में बाकी जगह हो रहा है। जिस तरह का विकास का ढांचा खड़ा हो रहा है पूरे हिमालय के लिए खतरनाक है। वो सबके लिए डेंजरस। ये जो परियोजनाएं हैं, बड़ी परियोजनाएं बंद करनी चाहिए, खत्म करनी चाहिए। इनके लिए आप छोटी परियोजनाएं बनाएं, छोटे काम यहाँ कीजिए ताकि ये इलाका सुरक्षित रहे। ये जो हिमालय है, ये नए पहाड़ है, कच्चे पहाड़ है, यहाँ अगर आप ज्यादा हिलाओगे इसको तो रहेगा नहीं। और ये जो हिमालय है सबके लिए,
यहाँ से इतनी नदियां जा रही, किसको दे रही वो पानी? पूरे भारत को हम ही दे रहे हैं पानी। यही खत्म हो जाएगा, हिमालय नहीं रहेगा तो बाकी देश भी नहीं रहेगा। ये सारी बात हम लोग कहते रहे यहाँ, सब लोगों ने हमारी सुनी, और उस सुनने के बाद क्या नतीजा है? कुछ नहीं हो रहा। कोई कार्य आप जाइए वहाँ मुख्याधिकारी कार्यालय में जाइए, ऊपर आपकी फाइल पड़ी, आपकी फाइलें लगी हुई है, लेकिन उन फाइलों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। तो तब जो है मैं कहना चाहता हूँ आज इस धरने के माध्यम से, और सरकार को भी कहना चाहता हूँ, प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ, और आपदा प्रबंधन के सचिव साहब से भी कहना चाहता हूँ। तो फोन भी नहीं उठाते, ऐसा लग रहा है जैसे सास बहू का झगड़ा हो गया हमारा। झगड़ा है मेरा, कोई मैंने उनका कोर्ट हिला दिया, कहीं कोई डेंट कोर्ट कुछ नहीं हुआ। क्यों बोला ही तो हमने, बोला क्यों? जब आपने कार्यवाही नहीं की तो वो फोन तक नहीं उठाते, जब उनका काम है हमारा फोन उठाना। किसी बात की तनख्वाह है, किसी बात की नौकरी है, हमारे पैसे की नौकरी है। हम लोग टैक्स दे रहे हैं, तो आप यहाँ बैठे हुए, वहाँ बैठे हुए हैं सचिवालय में, और आप हमसे बात नहीं करना चाहते, आप हमारी सुनवाई नहीं करना चाहते। तब मैं कहना चाहता हूँ सचिव साहब से भी और सरकार से भी, अगर जो है 2 घंटे हो गए, हमको आपको मजबूर किया, हमको मजबूर करेंगे तभी आएंगे यहाँ, खुशी से थोड़ी आता है। आप लोग यहाँ आए हैं, ये हमारी पिछले 1 महीने की मेहनत है। कितनी मीटिंग कर दी मैंने, की नहीं की मीटिंग, तब जाकर के हम लोग करते हैं। बल्कि वो संघर्ष समिति की मीटिंग तो हो ही नहीं पाती है, तब तक शादी हो जा रही है, तब तक कुछ हो जा रहा, कोई कहीं चला जा रहा, कोई कहीं चला जा रहा, तब मुझको आज नहीं था हम लोग। तो ये जो है, अगर आप हमको मजबूर करेंगे तो हम फिर से सड़क पर आना पड़ेगा, फिर वही जनवरी फरवरी पिछले साल वाला आंदोलन दोबारा करना पड़ेगा। हम कहना चाहते हैं, आप इसके लिए हमको मजबूर नहीं कीजिए। हम नहीं चाहते कि जोशीमठ में फिर से वैसी बात हो, उसका असर पड़ता है बाकी चीजों पर, यहाँ के उद्योग धंधे पर, यहाँ के काम काज पर, पर्यटन पर, यात्रा पर, सब पर उसका फर्क पड़ता है, सरकार पर फर्क पड़ता है। हम आंदोलन करेंगे तो पुलिस भेजनी पड़ेगी, हम आंदोलन करेंगे मंत्री को आना पड़ेगा, डीएम को आना पड़ेगा, सचिव को आना पड़ेगा, सब डिस्टर्बेंस हो। हम नहीं चाहते कि दोबारा वैसी बात हो, इसलिए हम आज एक दिन चेतावनी धरना दे करके आपको चेतावनी वाला ज्ञापन ये दे रहे हैं, और इस ज्ञापन में हमने सारी बात लिख दी, और उसके माध्यम से हम ज्ञापन आपको एसडीएम के माध्यम से भेज रहे हैं। इस पर आप तत्काल कार्रवाई कीजिए। जोशीमठ में विस्थापन पुनर्वास का कार्यक्रम शुरू कीजिए। जोशीमठ के स्थिरीकरण का काम, स्टेबिलाइजेशन का काम, यानी कि यहाँ नाली बनाना हो, दीवार बनाना हो, जहाँ जो खिसक रहा है उसे बचाना हो, उसका काम शुरू कीजिए। हमने कहा कि आप जो है जोशीमठ में विस्थापन पुनर्वास का स्थायी दफ्तर बनाओ, यहाँ एक ऑफिस खोल दो। ये पिछले बार भी हमने कहा कि हम साहब का ये हो गया है, हम ऑफिस खोलने वाला, आज तक नहीं खुला हो, आज तक विस्थापन पुनर्वास का दफ्तर नहीं खुला है। अगर वो खुल गया होगा तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती। हमने ये भी कहा, क्योंकि पहले भी हो चुका हमारा 2010 में जब एनटीपीसी से हमारा समझौता हुआ, उस समय में हमने कहा था ये निगरानी समिति बननी चाहिए, मॉनिटरिंग कमेटी बननी चाहिए, उसमें हम लोगों को आप रखिए, ताकि समय में काम हो जाए, ठीक से काम हो, गुणवत्ता वाला काम हो। इस समय हमने फिर मांग की है सरकार से, आप जो है एक निगरानी समिति बनाइए, मॉनिटरिंग कमेटी बनाओ। उसका मतलब क्या है, नाली बन रही है, आपका मकान का रेट्रोफिटिंग हो रहा है, यानी आपका मकान सुधारीकरण का काम शुरू हो रहा है, तो मॉनिटरिंग कमेटी देख रेख करने वाली कमेटी, जैसे कि हम ही लोग उसमें होगा, तो तब हम देखेंगे काम सही हो रहा नहीं हो रहा, टाइम पर हो नहीं रहा है। कई बार क्या होता है, नाली बनने पता चला कई साल लग गए, जैसे वो एनटीपीसी का पानी आज तक जोशीमठ नहीं पहुंचा, 16 करोड़ रुपए जल निगम को मिल गया, आज तक वो लाइन नहीं बिछी। तो ऐसा न हो, आपने दीवार का काम लगाओ, कई साल लग गए, तब तक पूरा जोशीमठ बह करके नीचे चला गया। तो इसलिए हमने कहा है कि आप एक निगरानी समिति बनाइए, मॉनिटरिंग कमेटी बनाइए, और उसमें जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति को शामिल कीजिए। हमने कहा कि 11 सूत्री जो मांगे हैं, उन 11 सूत्री मांगों पर तुरंत कार्रवाई हो। लोगों का जो मुआवजा देना था, जिसकी बात अभी कमल रतौड़ी कर रहे थे कि 5-5 लाख रुपए आपने मांगे, सबका नुकसान हुआ है, सबको दिया जाना चाहिए, उस पर सहमति है मुख्यमंत्री की, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये सब चीजें उसमें लिखी गई है, बाकी बातें उसमें हैं, और लोग ज्ञापन हम आज दे रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं, 20 दिन का टाइम हम दे रहे हैं। 20 दिन में कोई कार्रवाई हमको दिखाइए, नहीं तो 20 दिन बाद फिर हम वही फिर वो शुरू करेंगे, वार्ड में जाएंगे, मीटिंग करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, और फिर दोबारा से वैसे ही आंदोलन करने को हम मजबूर हो जाएंगे, ये हमने उसमें कहा है। और
इस ज्ञापन के साथ विज्ञापन देने के बाद हम जो है 20 दिन का इंतजार करेंगे। और आज का धरना तो 1 दिन का है, लेकिन तब 1 दिन का नहीं रहेगा, फिर वैसे ही हम लगातार का धरना करेंगे। और इसके संदेश आप लोग बाकी जगह भी पहुंचाएंगे, ताकि वार्ड में भी जो लोग यहाँ आज नहीं आ पाए, गांधी फील्ड में भी एक सरकारी कार्यक्रम चल रहा है, इस वजह से भी लोग नहीं आ पाए ज्यादा, तो उन सब तक ये सूचना जाए, उन सबको भी आप मैसेज कीजिए कि अगर लड़ेंगे नहीं कुछ नहीं होगा, बिना लड़े कुछ हासिल नहीं हुआ। जो कुछ लोगों को मिला वो भी लड़ने से मिला, नहीं तो आज तक किसी को इतना मिला नहीं। पकड़ने वाले बोल रहे हैं, सरकार के लोग वहाँ गए, डीएम साहब गए, उन्होंने कहा 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा, उनको भी वैसे मिलना था, हमको भी यही मिलना था। मिल रहा है, मिला तो हमारी लड़ाई की बदौलत, आपकी लड़ाई की बदौलत, तो इसलिए उस लड़ाई को छोड़ना नहीं है, लड़ाई को जारी रखना है, बने रहना है, अपनी एकता को बनाए रखना है। और उस एकता को तोड़ने की तमाम कोशिश, बहुत सारी बातें होती है, सुनाई देती, हम सुनती, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना पड़ता, हाथी अपना चलता है, अपना काम करता है, ताकि वो बोलते रहते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और ज्ञापन पढ़ करके और फिर हम वो एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेज देंगे। तो आप चाहो तो ज्ञापन मुझे दे दो, मैं पढ़ लेता हूँ आपके पास है रजिस्टर के भीतर करें साहब, क्योंकि अभी चल रहा है ना, वहाँ कहाँ पढ़ेंगे, यही क्या साइन किया आप लोगों ने? ये ज्ञापन हम दे रहे हैं, मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ, वहाँ सीधा दे देंगे उनके पास। सेवा में मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड देहरादून द्वारा उप जिलाधिकारी जोशीमठ, विषय जोशीमठ आपदा प्रभावितों की समस्याओं, आपके द्वारा 11 बिंदुओं पर दी गई सहमति एवं कार्यवाही में विलंब होने से जनता में उपज रहे असंतोष के संदर्भ में, यानी कुछ लोगों में गुस्सा असंतोष है, उसके बारे में आज ज्ञापन। महोदय, जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लंबे आंदोलन के बाद सरकार और प्रदेश के मुखिया के बतौर आपसे प्रभावितों की 11 सूत्री मांगों पर 8 अप्रैल 2023 को सहमति बनी। अप्रैल जब मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, जिसके उपरांत प्रशासन के प्रतिनिधि के बतौर, उसके बाद क्या हुआ कि प्रशासन के प्रतिनिधि के बतौर उप जिलाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी चमोली की सम्मति पर लोगों पर शीघ्र कार्रवाई की लिखित आश्वासन के उपरांत संघर्ष समिति द्वारा 20 अप्रैल 2023 को आंदोलन स्थगित किया गया था। महोदय, इस उपरांत मांगों पर कार्यवाही एवं सरकार प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने याद दिलाने के हेतु प्रत्येक माह एक दिन धरना ज्ञापन दिया, पर हर महीने हमने आगे एक दिन का धरना दिया। महोदय, अप्रैल माह के उपरांत 8 माह बीत चुके हैं, साल का अंतिम सप्ताह प्रारंभ है, साल भी खत्म होने वाला है, समय बीत रहा है, किंतु मांगों पर ठोस जमीनी कार्रवाई होने के बजाय अब तो सामान्य जन की सुनवाई भी बंद हो गई। कार्रवाई छोड़ो, सुनवाई नहीं हो रही है, आम आदमी जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं। मुआवजा मिलना तो दूर, जिन 150 से ज्यादा घरों का चिन्हीकरण सर्वेक्षण होना था, जिन लोगों का सर्वेक्षण होना था, वह भी 4 माह से लगातार चलता जा रहा है। आपदा प्रभावित अभी भी अपने भविष्य को लेकर निश्चित नहीं है। कोई ठोस व्यावहारिक व व्यापक विस्थापन पुनर्वास नीति के अभाव में यह और भी अधिक चिंता बढ़ाने वाला है। पूरे देश दुनिया का जोशीमठ की आपदा ने ध्यान आकर्षित किया, पूरे देश दुनिया में कई बार, जिससे पर्यावरण एवं हिमालय के विकास ढांचे पर सर्वत्र एक बहस और चिंता जागृत हुई है। ऐसे में प्रभावितों को ऐसे असमंजस में रखना व जोशीमठ की सुरक्षा के उपायों को लंबे समय तक टालना न सिर्फ सभी जोशीमठ के चिन्हित लोगों की उपेक्षा है, बल्कि चिंतित लोगों की उपेक्षा है, बल्कि यह स्वयं सरकार की मंशा और कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नशील है। सरकार की मंशा करना नहीं चाहते। उपरोक्त पृष्ठभूमि में आज 22 दिसंबर 2023 को एक दिनी धरने कार्यवाही नहीं की जाती तो हमें पुनः पूर्व की भांति लंबे आंदोलन को बाध्य होना होगा। अतः हम आपसे निम्न बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा रखते हैं। नंबर 1, अप्रैल माह में बनी सहमति के अनुरूप 11 सूत्री मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए।
नंबर 2, जोशीमठ नगर की स्थिरीकरण एवं प्रभावितों के स्थापन पुनर्वास हेतु विस्तृत व्यापक ठोस व्यावहारिक विस्थापन पुनर्वास नीति बनाई जाए। नंबर 3, जोशीमठ के पुनर्निर्माण स्थिरीकरण एवं विस्थापन पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु निगरानी समिति यानी मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए, जिससे गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध कार्य सुनिश्चित हो सके। इसमें जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति को अनिवार्य तौर पर शामिल किया जाए। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से ये हम कुछ देंगे। और जो है हमने एक टाइम दे दिया, 20 दिन अगर नहीं करते तो हम फिर जो है बड़े आंदोलन की तैयारी के लिए जो है फिर तैयारी करेंगे। इसी बात के साथ लगभग बातचीत हुई गई। आपको कुछ कहना है? किसी को कुछ कहना होगा तो ये हमारी बात है। बाकी ज्ञापन हम जो है उच्च जिलाधिकारी के माध्यम से आज मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। और इसके बाद भी लगातार वैसे आप लोग देखते हैं कोई बात होती है, मैं फेसबुक पर उस पर लिखता रहता हूँ, आप लोगों तक पहुँचता होगा और नहीं को पहुँचना चाहिए, बच्चों से दिखाना चाहिए कि कोई नया कुछ हो रहा है। बाकी व्हाट्सएप में हम मैसेज देते हैं, कोई मीटिंग होती है, कुछ लगातार उसको अपडेट करते रहते हैं। यही आज की बात है। इसके साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों का धन्यवाद, इनकलाब जिंदाबाद। और बाकी लोगों को सूचना देना हम ही सबका काम है। आप लोग बाकी लोगों को भी सूचना देंगे, ये आपसे अपेक्षा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनटीपीसी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। एनटीपीसी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। हमारी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी सरकार होश में आओ, आवाज दो हमें।